ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म विल स्टार्ट इज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो पहली बात तो समझनी है कि एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो आपके केवल जेईई मेंस और बोर्ड सिलेबस में है, ये एडवांस सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। इट इज ओनली फॉर जेईई मेंस और बोर्ड। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडवांस सिलेबस। ठीक है, तो आपके मेंस के पेपर में सब क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, बोर्ड्स में तो डेफिनेटली आते ही है, उसको ठीक से लिखना है। तो पहला टर्म लिखेंगे एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। Write down the variation of amount of gas adsorbed the variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature. The variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means of curve termed as adsorption isotherm. तो देखो, केमिस्ट्री में अगर टर्म कभी भी यूज करेंगे हम लोग आइसोथर्म, तो आइसोथर्म का मतलब होता है एनी स्टडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे प्लॉट देखो, हमने क्या करा कि अगर कोई प्लॉट को कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप ड्रॉ करोगे तो उसको आइसोथर्म बोलेंगे। और एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में बोल रहे हैं कि अगर हम एक अमाउंट ऑफ गैस को जो किसी अमाउंट एडसॉर्बेंट के ऊपर एडसॉर्ब हो रही है उसकी स्टडी प्रेशर के साथ कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको बोलेंगे एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। पॉइंट समझ में आया? एक अमाउंट ऑफ गैस, कितने अमाउंट ऑफ गैस कितने ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट पे एडसॉर्ब हो रही है विद द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, की प्रेशर चेंज करने से कैसे ये एडसॉर्प्शन वेरी कर रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर स्टडी को हम लोग नॉर्मली आइसोथर्म बोलते हैं। आप लोगों ने गैसेस स्टेट के टाइम पे चीज पढ़ी हुई है, बॉयज लॉ में जब हम प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस प्लॉट को हम लोग आइसोथर्म ही बोलते हैं। तो आइसोथर्म मींस स्टडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस का किसी सरफेस पे जो एडसॉर्प्शन हो रहा है उसका वेरिएशन प्रेशर के साथ कैसे हो रहा है, इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इस सीरीज में जो सबसे पहला आइसोथर्म आपको पढ़ना है दैट इज योर फ्रैंडिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। आपके कोर्स में यही है, तो राइट डाउन द फर्स्ट टर्म फ्रैंडिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो आप देखो इस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में लिखो, राइट डाउन फॉर गैसेस इफ x ग्राम ऑफ गैस, for gases if x gram of gas adsorbed on m gram of adsorbent, for gases if x gram of gas adsorbed on m gram of adsorbent, ब्रैकेट में आप सरफेस लिख सकते हो, at given temperature, at given temperature for gases if x gram of gas adsorbed on m gram of adsorbent at given temperature an empirical relationship is obtained, an empirical relationship an empirical relationship can be expressed as for gases if x gram of gas adsorbed on m gram of adsorbent which is surface at given temperature, an empirical relationship can be expressed as x by m is equal to k power 1 by n, and here n is always greater than 1। फ्रेंडिच एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप है जिसको हम लोग फ्रेंडिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप इज x by m is equal to k p power 1 by n, इसमें x ग्राम ऑफ गैस है, m ग्राम ऑफ सरफेस पे एडसॉर्ब हुई है, तो रिलेशनशिप आएगा x by m is equal to k p power 1 by n। यहाँ पे k और n जो है वो कांस्टेंट है। So k and n are constants
अच्छा P तो क्लियर ही है, P इज प्रेशर, और X और M तो पहले ही बताया गया है, X ग्राम ऑफ गैस ऑन M ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। X ग्राम ऑफ गैस M ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट पे अगर एड्सॉर्ब हो रही है तो एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप मिल रही है, दैट इज x by m इज इक्वल टू k p पावर 1 by n। p जो है वो यहाँ पे प्रेशर है, k and n आर कॉन्स्टेंट्स, k and r constants, k and r are constants which depends on nature of adsorbent and the gas at particular temperature. K and r are constants depends on nature of adsorbent, nature of adsorbent and gas at a particular temperature या at a given temperature। तो जब तक टेम्परेचर, गैस और एडजॉर्बेंट कांस्टेंट फिक्स रखोगे तब तक के और एन जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो प्रेशर के साथ वेरिएशन आ गया, x by m इज इक्वल टू k p पावर 1 by n। अब इसी चीज को अगर हम एक्सपेरिमेंटली प्लॉट कर रहे हैं तो यू मे सी इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो x by m अगेंस्ट p का प्लॉट है, और ध्यान से देखोगे टेम्परेचर राइज करते जा रहे हैं, और सॉरी टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने से एडजॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये फिजिकल एडजॉर्प्शन का केस है। और अगर ग्राफ को ध्यान से नोटिस करोगे तो देखो ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर के प्लॉट हैं, तो इन सारे प्लॉट्स को हम लोग आइसोथर्म बोल रहे हैं। समझ आया? जितने भी प्लॉट हैं वो देखो सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किए गए, 195 केल्विन, 244 केल्विन, 273 केल्विन। तो हम इसी को क्या बोल रहे हैं? आइसोथर्म। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से एडजॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का ये अपना वेरिएशन है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब देखो इसकी फर्दर स्टडी करनी है अगर हमें, तो आपको पता है x by m इज इक्वल टू k p पावर 1 by n के फंक्शन से तो कुछ बहुत ज्यादा इंटरप्रेट नहीं करते बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे आप लॉग अप्लाई करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी लॉग ऑफ x by m इज इक्वल टू log of k plus 1 by n times log of p। ठीक है, log of x by m is equal to log of k plus 1 by n of p। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशनशिप हमारी एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर में होल्ड ट्रू करती है। यहाँ पे n वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और कॉमनली अगर आपको n की वैल्यू स्पेसिफिक रेंज लिखनी है तो रेंज नॉर्मली 0.1 टू 0.5 के बीच में लाई करती है। प्रॉब्लम तो दिस 0.1 टू 0.5। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो अब देखो इसी चीज को अगर हम प्लॉट करें फॉर लॉग फंक्शन, सो log of x by m log of p क्या जाए, y equal to mx plus c टाइप का रिलेशन है। log of x by m अगेंस्ट log of p अगर प्लॉट करते हैं so it's a straight line with the intercept of log of k and slope of 1 by n। ठीक है, जेई में इसमें कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इस फंक्शन का स्लोप क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है, या फ्रेंडलिश आइसोथर्म की स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो log of x by m अगेंस्ट log of p प्लॉट पे log of k जो है इंटरसेप्ट है और 1 by n स्लोप है। तो पहले किसी एक गिवन गैस के लिए गिवन डेटा पुट करके n और k निकाल लेते हैं, फिर अलग अलग प्रेशर पे ये चीज अलग अलग रिलेट कर सकते हैं।
अब इस चीज को देखो, अगर मैथमेटिकली कोरिलेट हो तो देखो आपको पॉसिबल केसेस है। केस 1, हम दोनों एक्सट्रीम कंडीशन ले रहे हैं। 1/n की रेंज देखो मैंने बताई आपको 0 से 1 के बीच में। 1/n की रेंज 0 से 1 के बीच में है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला केस n की वैल्यू 0 10 करा दो, सॉरी दोनों लिमिटिंग कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो 1/n की वैल्यू 0 10 कराओ सबसे पहले। अगर 1/n की वैल्यू 0 10 कराओगे तो इट बिकम्स x by m is equal to k power 0, k power 0 means 1, तो x by m equal to k आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका आउटकम आएगा x by m is equal to k। इसका मतलब एडसॉर्प्शन जो है प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया। सर तो ये पॉइंट लिख लीजिए, दैट इज एडसॉर्प्शन independent of pressure। Adsorption independent of pressure। Adsorption independent of pressure। अब यहीं पे अगर दूसरा केस अप्लाई करते हैं, केस 2, 1/n की टेंडिंग टू 1 हो जाए। अगर ये टेंडिंग टू 1 हो जाएगा तो x by m is equal to k आएगा। तो इसका मतलब एडसॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। दैट इज एडसॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू adsorption is proportional to pressure। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो एडसॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। सर आपकी आवाज कट रही है सर। हाँ सर बहुत। एक बार पूरी बात फिर से ध्यान से समझ लो। x by m इक्वल टू k p पावर 1/n आया था फंक्शन में, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी। उसी फंक्शन में मैंने लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करा, तो log of x by m becomes log of k plus 1/n times log of p। 1/n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी कर रही है। प्रोबेबल रेंज जो है वो 0.1 से 0.5 होता है। तो अगर हम log of x by m अगेंस्ट log of p प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म है। स्लोप इसका 1/n आएगा और इंटरसेप्ट log of k आएगा। दोनों इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको सीधे सीधे लर्न कर लेना है। स्लोप फॉर दिस पार्ट इज 1/n, इंटरसेप्ट इज log of k। दो पॉसिबल केसेस है, दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस अगर वर्कआउट करें तो 1/n की वैल्यू अगर 0 टेंड कराएंगे तो x by m इक्वल टू k आ जाएगा। इसका मतलब एडसॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगा। दूसरे केस में 1/n टेंड्स टू 1 कराएंगे तो x by m इक्वल टू kp हो जाएगा, यानी कि एडसॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्रॉपर्टी गैसेस के केस में प्रेशर के साथ वेरी करती है, वही सेम प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस के केस में कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरी करती है। तो अगर हम सेम आइसोथर्म को या सेम एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को सॉल्यूशंस के लिए पढ़ेंगे तो पूरे वेरिएशन में सिर्फ प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगला टर्म लिखिए फॉर सॉल्यूशंस। तो अगर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर सॉल्यूशंस स्टडी करते हैं अगर हम लोग, तो फिर से देखो अगर हम x ग्राम सोल्यूट को एडसॉर्ब करें m ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट पे, तो यहाँ पे भी सेम रिलेशन आएगा x by m इज इक्वल टू k p पावर 1/n। तो वहां पे प्रेशर के साथ गैसेस में वेरिएशन था, सॉल्यूशंस के केस में यही वेरिएशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ हो जाएगा। सो x by m इज इक्वल टू k c पावर 1/n हो जाएगा। k और n फिर से कांस्टेंट है और c जो है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है व्हेन एडसॉर्प्शन इज कंप्लीट। और फिर से अगर आप लॉग फंक्शन अप्लाई करोगे तो इट बिकम्स log of x by m is equal to log of k plus 1/n times log of c। और फिर वैसे ही दो पॉसिबल केसेस और प्लॉट बना सकते हैं। तो आप एक बार इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सेम कंडीशन है, दो पॉसिबल केसेस फिर से पॉसिबल है। एक 1/n की वैल्यू 0 टेंड करा दें और एक 1/n की वैल्यू 1 टेंड करा दें। जब 0 टेंड करा दोगे तो x by m कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब एडसॉर्प्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और अगर हमने 1/n को 1 टेंड करा दिया तो x by m इक्वल टू kc, दैट इज x by m प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। या यू मे से एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration। So that is
adsorption is proportional to concentration. ये दो पॉसिबल केसेस हैं, एक बार पहले नोट कर लीजिए, तो फिर मैं इसके ग्राफिकल फंक्शन पे जाता हूँ। तो अब देखो, अगर हम log ऑफ x बाय m अगेंस्ट c log ऑफ c प्लॉट करेंगे, फिर से देखो दो तरीके के ग्राफ आएंगे। एक x बाय m अगेंस्ट c प्लॉट करोगे तो टेम्परेचर साथ वेरिएशन आएगा, ज्यादा टेम्परेचर पे कम एडसॉर्प्शन होगा। तो देखो T1 ज्यादा टेम्परेचर है, T2 कम टेम्परेचर है, नोटिस इट केयरफुली। तो एडसॉर्प्शन में देखो फिर से टेम्परेचर T2 पे ज्यादा एडसॉर्प्शन है, T1 पे कम एडसॉर्प्शन है, तो यू मे अगेन से दैट दिस इज अ केस ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन। यहाँ पे भी देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एडसॉर्प्शन जो है डिक्रीज कर रहा है, तो दिस इज आल्सो फिजिकल एडसॉर्प्शन। ठीक है, और फिर अगर हम log ऑफ x बाय m अगेंस्ट log ऑफ c प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म है, log ऑफ के y एक्सिस इंटरसेप्ट आएगा और स्लोप 1 बाय n आ जाएगी। अगर बहुत प्रिसाइसली आपको बताऊं तो आपके कोर्स में केवल फ्रेंटलिच आइसोथर्म है, पर चूंकि इतनी बार जेईई मेंस के पेपर में आ चुका है कि अगर किसी ने क्वेश्चन वेरी करने की कोशिश करी तो फिर एक दूसरा एडसॉर्प्शन आइसोथर्म होता है जो पूछा जा सकता है। तो एक और केस है, दिस इज कॉल्ड लैंगबेर्स आइसोथर्म या लैंगबेर्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बस उसकी इक्वेशन लिख लो। नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन देके उसके अलग अलग केसेस पूछ ले जाए, तो सिर्फ मैथमेटिकली डील करना सीख लीजिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में नहीं गिवन है आपके लिए। बट चूंकि मैंने बताया ना कि एक ही आइसोथर्म है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो अगर किसी ने वेरिएशन दे दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बस अगर आप बहुत सेफ साइड रहना चाहते हैं तो उसको भी देख लीजिए। तो दिस इज लैंगबेर्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो जैसे फ्रेंडलिच ने स्टडी करी थी, बिल्कुल उसी तरह की एम्पिरिकल स्टडी है। सेम प्रोसेस, अगर x ग्राम ऑफ सब्सटेंस को m ग्राम ऑफ सरफेस पे एडसॉर्ब कराएंगे, so x gram of mass of substance is adsorbed on adsorbent of mass m। तो जो हमारा एडसॉर्प्शन है वो x by m is equal to 1 upon k, x by m is equal to k1 k2 p upon 1 plus k1 p का वर्जन आता है। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लैंगबेर्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। x और m फिर से वही है, x ग्राम ऑफ सब्सटेंस m ग्राम ऑफ सरफेस पे एडसॉर्ब हुआ। तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर के साथ वेरिएशन स्टडी करेंगे तो वेरिएशन कम्स आउट टू बी x by m is equal to k1 k2 p upon 1 plus k1 p। k1 और k2 यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी देखो दो अलग अलग कंडीशंस में स्टडी की जाती है। पहली कंडीशन, अगर आपने प्रेशर बहुत लो ले रखा है तो लो प्रेशर की कंडीशन में k1 इंटू पी की वैल्यू को आप बहुत कम बोल सकते हैं, या अगर और प्रिसाइसली लिखा जाए तो एट वेरी लो प्रेशर लिखो। सो एट वेरी लो प्रेशर ये में राइट के जो x बाय m की वैल्यू है उसको जो 1 प्लस k1 p की वैल्यू है उसमें k1 p की वैल्यू को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि p आपने बहुत कम ले रखा है। जैसे आप ऐसा करोगे तो अपना रिलेशन आ जाएगा x बाय m इज इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू p। इसका मतलब x बाय m जो है वो प्रोपोर्शनल टू p आ जाएगा। समझ में आया? तो एडसॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और अगर यही स्टडी बहुत हाई प्रेशर पे करी जाएगी तो दूसरा केस बन जाएगा। सिमिलरली केस 2 लिखिए, एट वेरी हाई प्रेशर। तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा कर दोगे तो उल्टा रिलेशन हो जाएगा, k1 p की वैल्यू को हम लोग 1 को k1 p के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल कर देंगे।
So now your relation becomes x by m is equal to k1 k2 p upon k1 p, which is simply k2. यानी कि अब की बार क्या हुआ, एडजॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑपरेशन हो गया. इस केस में आपका एडजॉर्प्शन जो है इंडिपेंडेंट ऑपरेशन हो जाएगा. समझ गए? तो एक बस डिफरेंट स्टडी है लैंगबेर्स एडजॉर्प्शन आइसोटोप अदर देन फ्रेंडलिच आइसोटोप, जैसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए. अदरवाइज मेजरली आपको फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोटोप पे फोकस करना है क्योंकि वो हमारे कोर्स में दिस यू मे से आउट ऑफ कोर्स, बट अगर इसकी इक्वेशन क्वेश्चन में दे दी जाए तो इंटरप्रिटेशन पार्ट आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो नोट करिए पहले. तो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, एडजॉर्प्शन. अब इसका सेकंड पोर्शन है कैटालिसिस. सो द नेक्स्ट टाइटल कैटालिसिस. अब इसका हम लोग मेजर पोर्शन तो केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी कर चुके हैं, बट चूंकि फॉर्मली इस चैप्टर का पार्ट है तो मैं आपको ज्यादातर बातें फिर से एक बार रिव्यू कराता हूँ. तो सबसे पहला टर्म तो लिखना है कैटालिसिस होता क्या है. तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है. सबसे पहले पॉइंट में यही लिख लीजिए, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which alters the rate of the reaction. Catalyst is a substance which alters catalyst is a substance which alters the rate of the reaction. Catalyst is a substance which alters the rate of the reaction. Catalyst is a substance which alters the rate of the reaction. तो यहाँ पे देखो दो तरीके के कैटलिस्ट यूज होते हैं. पहला टर्म लिखिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन. Positive catalyst increases the rate of the reaction. Positive catalyst increases the rate of the reaction. Positive catalyst increases the rate of the reaction. Positive catalyst increases the rate of the reaction by providing an alternative mechanism with the decrease of activation energy. Positive catalyst increases the rate of the reaction by providing an alternative mechanism with the decrease of activation energy. और यहीं पे दूसरा टर्म लिखेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट. नॉर्मली बोर्ड एग्जाम के केस में इसको इनहिबिटर्स भी लिख के दे सकते हैं. So negative catalyst decreases the rate of the reaction. Negative catalyst decreases the rate of reaction by providing an alternative mechanism with the increase of activation energy.
ये पॉइंट समझ में आया? पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं कि एक नया पाथ जनरेट करते हैं जिससे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करती है तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है। और नेगेटिव कैटलिस्ट इसका उल्टा काम करता है। नेगेटिव कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्रिएट करता है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने काइनेटिक्स के टाइम पे ये चीज ग्राफिकली समझी होगी, फिर से बता देता हूँ मैं आपको। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन ग्राफ प्लॉट करें, तो अगर एक नेचुरल रिएक्शन वर्कआउट कर रही है लाइक दिस, ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो अगर आपने इसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक नया पाथ जनरेट कर देगा, जैसे मैं रेड लाइन से बना रहा हूँ। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो देखो वही रहेगा रिएक्शन में, बट एक्टिवेशन एनर्जी वो देखो ओवरऑल डिक्रीज कर देगा। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये एक्टिवेशन एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है। तो जो मैंने पॉजिटिव लाइन से ग्राफ बनाया हुआ, दिस इज फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट। और ब्लू लाइन से जो बनाया हुआ मतलब रूटीन रिएक्शन है, बिना कैटलिस्ट के अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो ब्लू लाइन से पाथ जा रहा है। और अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो देखिए उससे उसका पाथ चेंज हो गया, और पाथ चेंज होने में एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी है। अब यही काम अगर नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में किया जाए, तो ये रूटीन पाथ है बिना कैटलिस्ट के। अब इसमें आपने एक नेगेटिव कैटलिस्ट अगर ऐड किया तो नेगेटिव कैटलिस्ट देखो एक्टिव नया पाथ जनरेट कर रहा है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ये आपका नेगेटिव कैटलिस्ट का केस हो गया। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा के रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ाता है, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करा के रेट ऑफ द रिएक्शन कम करा देता है। ठीक है, अब अगर आपको इसके टिपिकल एग्जांपल्स लिखने, राइट डाउन सम एग्जांपल्स। जैसे SO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, उससे SO3 बन रहा है। यहाँ पे जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है वो इसका पॉजिटिव कैटलिस्ट है, दिस पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं निकेल कैटलिस्ट के साथ, तो यहाँ पे जो निकेल है वो इसका पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, H2O2 का डिकम्पोजिशन अगर हमें स्लो डाउन कराना है तो इस प्रोसेस में या तो H3PO4 यूज करते हैं या ग्लिसरॉल यूज करते हैं, और ये इस रिएक्शन के नेगेटिव कैटलिस्ट है, यानी कि इसका रिएक्शन रेट स्लो डाउन कराएगा। ठीक है, सोडियम सल्फाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं Na2SO3, तो अगर Na2SO3 का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाए Na2SO4 में, तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं विच इज द नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे। फंक्शनल तरीका क्या हुआ है कैटलिस्ट का, तो एक्टिवेशन एनर्जी को ऑल्टर करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी तो समझ पा रहे हो ना ठीक से? एक्टिवेशन एनर्जी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा ना आपको? अगर हम इसमें ये वाली पोजीशन मार्क करेंगे यहाँ पे, तो ये इस रिएक्शन की पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी, कैटलिस्ट डालने से इंक्रीज कर गई, और ये इस रिएक्शन की नेचुरल एक्टिवेशन एनर्जी थी जो कैटलिस्ट ऐड करने से कम हो गई। ये इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आपको डेफिनेटली ये चीज लर्न करनी है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन सा, नेगेटिव कैटलिस्ट कौन सा, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आएगा इस रिएक्शन में पॉजिटिव कैटलिस्ट है या नेगेटिव कैटलिस्ट है, तो टाइप ऑफ कैटलिस्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब दूसरा क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो हम करते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट।
नेक्स्ट हम लिखते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो होमोजेनियस कैटलिस्ट के केस में लिखो व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट have when reactants and catalysts have same physical state, when reactants and catalysts have same physical state, then catalyst is homogeneous catalyst. यानी कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की अगर फिजिकल स्टेट मैच कर जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस कैटलिस्ट। जैसे इसका सबसे पहला टिपिकल एग्जांपल अगर मार्क करूं मैं आपके लिए, तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय लेड चैम्बर्स प्रोसेस। अब देखो इस चैप्टर में जितने भी कैटलिस्ट पूछे जाते हैं वो नॉर्मली हम लोग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में जितने टाइप के कैटलिस्ट पढ़ने वाले हैं सब इस चैप्टर का एग्जांपल हो गया एक तरीके से। जैसे अगर हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, तो वहाँ पे नाइट्रस ClCl3 यूज करते हैं, दैट नाइट्रस ClCl3 इज कैटलिस्ट, तो वो आपके लिए इस चैप्टर का एग्जांपल हो गया। तो अभी जहाँ पे जैसे होमोजेनियस कैटलिस्ट लिख रहे हैं तो उसमें पहला एग्जांपल मैं लिखा प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय लेड चैम्बर्स प्रोसेस। अगर आप लेड चैम्बर प्रोसेस से SO2 से SO3 का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो SO2 प्लस O2 से SO3 बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस में देखो नाइट्रिक ऑक्साइड NO यूज कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट है। यहाँ पे देखो SO2 भी गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में और कैटलिस्ट भी गैसियस फॉर्म में, तो इट इज होमोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है, दूसरा प्रोसेस लिखना है हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। ठीक है, so write down when any of the reactant is in different physical state, when any of the reactant is in different physical state, when any of the reactant is in different physical state, then catalyst is heterogeneous catalyst. When any of the reactant is in different physical state, when any of the reactant is in different physical state, then catalyst is heterogeneous catalyst. तो इस प्रोसेस का एग्जांपल अगर लिखें हेटेरोजेनस कैटलिस्ट का, तो जैसे आपने लिखा सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस, तो उसमें देखो वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है, क्योंकि SO2 देखो गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में और वेनेडियम पेंटॉक्साइड सॉलिड स्टेट में। सो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट, तो एग्जांपल हुआ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट का। इसी कैटेगरी में दूसरा एग्जांपल लिखूं अगर मैं, यू कैन से प्रिपरेशन ऑफ HNO3 बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये सब इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, हम लोग P ब्लॉक में सब पढ़ेंगे चल के दोबारा, अभी सिर्फ कैटलिस्ट बताते हुए चल रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में देखो अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन से अगर आ रहा है तो उसमें प्लैटिनम गॉस जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ देखो दोनों रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में और कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में। समझ आया? और तीसरा एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप वेजिटेबल ऑयल्स का केस देख लो। तो वेजिटेबल ऑयल पे क्या अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में। तो कैटलिस्ट इज इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट देन द रिएक्टेंट्स, तो ये भी केस हो गया हाइड्रोजनस कैटलिस्ट का। तो इसका इस केस में भी देखो कैटलिस्ट क्या है, निकल। समझ आया? तो दो तरह के केस हुए, होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। होमोजेनियस कैटलिस्ट में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सारे सेम फिजिकल स्टेट में होंगे, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट जो है वो डिफरेंट होगी। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑटो कैटलिस्ट। नेक्स्ट टर्म इज ऑटो कैटलिस्ट। तो ऑटो कैटलिस्ट का मतलब होता है अगर किसी रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट है जो कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाए तो उसको बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। राइट डाउन, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन when one of the product of reaction when one of the product of reaction acts as a catalyst, when one of the product of reaction acts as a catalyst, then it is auto catalyst। तो आप देखो अगर आपने लैब में कभी टाइट्रेशन किया होगा ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 का तो ये चीज आपके नोटिस में आएगी। KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन में जो मैंगनीज सल्फेट फॉर्म होता है वो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है। यहाँ पे जो Mn2+ फॉर्म है वो कैटलिस्ट होता है ऊपर वाली रिएक्शन के। अगर आपने लैब में कभी टाइट्रेशन किया होगा तो वहाँ पे देखो प्रिकॉशन होती है। ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 के टाइट्रेशन में पहले ऑक्सैलिक एसिड में सिर्फ एक ड्रॉप KMnO4 ऐड करते हैं और उसे शेक करते हैं तो कलर डिसअपियर होने में बहुत टाइम लगता है बिकॉज रिएक्शन रेट इज क्वाइट स्लो। लेकिन जैसे ही वो कलर डिसअपियर हो जाता है उसके बाद ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है क्योंकि इस रिएक्शन में आपका Mn2+ फॉर्म क्रिएट हो गया है जो इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है, तो उससे रिएक्शन रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाएगा। राइट, अब यहीं पे अगर कोई गलती कर दे, जैसे किसी को पता चल गया कि टाइट्रेशन में रीडिंग लेट से 12 ml आ रही है तो उसने सोचा कौन ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करे और उसने सीधे अगर 10 ml KMnO4 उसमें ऐड कर दिया और फिर सोचा बाद में कि हम इसको टाइट्रेट कर लेंगे, तो अगर आपने 10 ml KMnO4 अगर एक साथ ऐड कर दिया तो आप उसका कलर डिसअपियर करा ही नहीं पाओगे। रीजन, क्योंकि वो रिएक्शन रेट इतना स्लो होता है और उतना 10 ml का कलर चेंज कराने के लिए आपको बहुत हीट या बहुत ज्यादा शेक करना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको लगेगा ये सैंपल ही गलत है या मेरा टाइट्रेशन का रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा है। ये कॉमन फॉल्ट है, तो इसलिए हमेशा KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन में पहले सिर्फ एक ड्रॉप KMnO4 ऐड करना चाहिए और उसे शेक करके डिसअपियर करा लेना चाहिए सो दैट सोल्यूशन में Mn2+ फॉर्म हो जाए तो वो उसमें कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, फिर सिग्निफिकेंट रेट इंक्रीज कर जाता है और आप आसानी से टाइट्रेशन कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपने एक साथ 3, 4, 5 ml ऐड कर दिया तो उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा या सिग्निफिकेंटली गुड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा जो लैब कंडीशन में आप नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि टाइट्रेशन में हीटिंग अलाउड नहीं होती, इस वजह से आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। इन केस आपसे ये गलती हो जाए तो थोड़ा सा हीट कर देना चाहिए तो कलर डिसअपियर हो जाएगा, Mn2+ फॉर्म हो जाएगा, फिर आप टाइट्रेशन आगे कर लो। बट ये चीज रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि अगर एग्जामिनर ने ये नोटिस कर लिया कि आपने उसको हीट कर दिया है तो ये आपके एंड पे नेगेटिव हो जाना है। सो प्रोसीजर है कि पहले आप एक ड्रॉप KMnO4 ऐड करो, उससे Mn2+ फॉर्म हो जाएगा और Mn2+ इस रिएक्शन का कैटलिस्ट होगा और रिएक्शन रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दूसरा केस अगर हम देखें तो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस देख सकते हो। अगर हम ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इस रिएक्शन में जो H+ आयन होता है वो कैटलिस्ट होता है। ठीक है, बट अगर आपने H+ आयन नहीं ऐड किया है पहले से तो क्या होगा कि इस रिएक्शन में जो एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है वो भी H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। तो जो एसिटिक एसिड से H+ आयन प्रोड्यूस होंगे वो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है वो इस रिएक्शन का ऑटो कैटलिस्ट भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो किसी भी रिएक्शन का अगर कोई एक प्रोडक्ट जो है वो अपने कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है तो उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। हाँ बिल्कुल, आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर सकते हैं। अगर आपने पहले से फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 या HCl ऐड किया हुआ है तो रिएक्शन रेट पहले से ही हायर होगा तो वो आपका एक्सटर्नल कैटलिस्ट हो गया, तब उसको आप होमोजेनियस कैटलिस्ट बोलोगे। बट अगर आप रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं लेना चाहते अलग से तो उसमें जो एसिटिक एसिड फॉर्म होगा वो भी इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो इस रिएक्शन का टाइप ऑटो कैटलिस्ट भी हो सकता है क्योंकि रिएक्शन का एक प्रोडक्ट अपने आप में कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। अगर आप अलग से कैटलिस्ट होगा तो इट विल वर्क। अब ऐसा तो आप KMnO4 के केस में भी कर सकते हो, आप पहले से ही कुछ ड्रॉप ऑफ Mn2+ आयन ऐड कर लो तो रिएक्शन कैटलिस्ट काम कर रहा है। बट हम कैटलिस्ट एक्स्ट्रा क्यों खर्च करेंगे जब हमें पता है कि उस रिएक्शन में कैटलिस्ट फॉर्म हो जाएगा।
यू कैन ऐड कैटलिस्ट फ्रॉम एक्सटर्नली ऑल्सो, बट अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह काम करता है तो इस टेक्निकल रिएक्शन का, इस टेक्निकल टाइप ऑफ कैटलिस्ट को हम लोग ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, डन। ये दोनों एग्जांपल नोट कर लीजिए। KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन में Mn2+ आयन जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, या जो उसमें MnSO4 फॉर्म हो रहा है वो कैटलिस्ट है रिएक्शन के। एंड सिमिलरली ईस्टर की हाइड्रोलिसिस में जो H+ आयन फॉर्म हो रहा है, तो वो जो H+ आयन है उस रिएक्शन का ऑटो कैटलिस्ट है। Yep. इसके बाद देखो एक और कैटेगरी ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम लिखेंगे इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब होता है कि अगर किसी रिएक्शन की एक कंप्लीट रिएक्शन जो है, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट की तरह अगर काम करेगी, तो ऐसे रिएक्शन कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो राइट डाउन, व्हेन वन कंप्लीट केमिकल रिएक्शन acts as a catalyst for the reaction, then such reaction is induced catalyst. Then such reaction is induced catalyst. तो अगर किसी भी एक रिएक्शन में पूरी कंप्लीट रिएक्शन कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, तो उस कंप्लीट रिएक्शन को हम लोग इंड्यूस्ड कैटलिस्ट बोलते हैं। अब देखो उसका अगर टिपिकल एग्जांपल देखना है आपको, तो जो सोडियम आर्सेनाइड होता है उसका ऑक्सीडेशन थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन अगर हम करा रहे हैं एयर से, तो दिस प्रोसेस इज नॉर्मली अ वेरी स्लो रिएक्शन। लेकिन अगर हम सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन साथ साथ करा दें, तो जो सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है, उस रिएक्शन में जो सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन है वो पूरी रिएक्शन कैटलिस्ट की तरह काम करती है। ये पूरी रिएक्शन इस प्रोसेस में कैटलिस्ट है। मतलब अगर आप केवल सोडियम सल्फाइड ऐड कर दोगे तो काम नहीं बन रहा। सोडियम सल्फाइड का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना एयर के साथ, वो इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट है। तो अगर एक पूरी केमिकल रिएक्शन दूसरी केमिकल रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करती है, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। मतलब सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, लेकिन वो सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीडेशन को देख के ऑक्सीडाइज करने लग गया, तो जो दूसरी रिएक्शन है उसको हम पूरा कैटलिस्ट बोलेंगे। इंडक्शन का मतलब आप समझते हो। इंड्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा फिनोमेनन जो किसी दूसरे को देख के इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन जो है वो सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीडेशन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो ऐसे कैटलिस्ट को बोलते हैं इंड्यूस कैटलिस्ट। तो मैंने लिखा ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर देखना है तो हम जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड ले रहे हैं, उसकी रिएक्शन अगर ऑक्सैलिक एसिड से कराते हैं तो नॉर्मली ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है। अगर मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 लेते हैं, इसकी रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड से कराते हैं, तो नॉर्मली जो रेडॉक्स चेंज है इसमें ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन और मर्क्यूरी क्लोराइड का रिडक्शन जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो इट्स क्वाइट अ स्लो रिएक्शन। लेकिन अब अगर इसी रिएक्शन को फास्ट कराना है तो आप इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ KMnO4 ऐड कर दो। तो जो KMnO4 है वो ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट करेगा in presence of H+ catalyst, in presence of H+ ion, not catalyst। तो KMnO4 H+ ion की प्रेजेंस में ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है ये ऊपर वाली रिएक्शन के कैटलिस्ट की तरह काम करती है। तो KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करा रहा था, तो इसी वजह से ऑक्सैलिक एसिड जो है वो HgCl2 को रिडक्शन कराना शुरू कर देगा। सो मर्क्यूरी क्लोराइड रिड्यूस होके मर्क्यूरियस क्लोराइड बनना शुरू हो जाएगा। तो इस कंप्लीट रिएक्शन में जो KMnO4 से ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन है, दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कैटलिस्ट फॉर द अबव रिएक्शन। तो रिडक्शन ऑफ KMnO4 बाय ऑक्सैलिक एसिड इज कैटलिस्ट फॉर द रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड विद ऑक्सैलिक एसिड। समझ आया मतलब? तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन पूरी की पूरी एक केमिकल रिएक्शन किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए अगर कैटलिस्ट की तरह काम करती है, तो हम ऐसी केमिकल रिएक्शन को इंड्यूस्ड कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिनोमेनन लिखेंगे कैटलिस्ट प्रमोटर। ये इसी को दूसरे टर्म में एक्टिवेटर बोलते हैं।
these are the substances which increases the activity of the catalyst. These are the substances which increases the activity of the catalyst. These are the substances which increases the activity of the catalyst. But alone they cannot catalyze a chemical reaction. मतलब ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को तो बढ़ाएगा, बट ये अगर अकेले ऐड कर दो तो ये रिएक्शन में कोई किसी काम का नहीं होता, मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं करता। और कैटलिस्ट की एक्टिविटी चेंज करता है बट केमिकल रिएक्शन के रेट में इंडिविजुअली कोई चेंज नहीं करता। तो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को तो बढ़ा सकता है बट केमिकल रिएक्शन के रेट को नहीं बढ़ाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, आपने रिएक्शन में केवल कैटलिस्ट प्रमोटर ऐड करा तो कोई रिएक्शन रेट में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने रिएक्शन में कैटलिस्ट प्लस प्रमोटर ऐड करा तो कैटलिस्ट वाले से भी रिएक्शन रेट ज्यादा आएगा। पॉइंट समझ में आया? तो कैटलिस्ट प्रमोटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ओके, अब ऐसा करते कैसे हैं तो अगले स्टेप में देख लो। सो राइट डाउन, एक्टिवेटर मेक्स द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट मोर रफ। Activators makes the surface of catalyst more rough. Activator makes the surface of catalyst more rough. Hence increases effective surface area. आप जानते हो रफ सरफेस का सरफेस एरिया स्मूथ सरफेस से ज्यादा होता है। So activators makes the surface of catalyst more rough, hence increases effective surface area, which increases activity of the catalyst. Activators makes the surface of catalyst more rough, hence increases effective surface area, which increases activity of the catalyst. तो देखो जैसे इस प्रोसेस का आपको अगर एग्जांपल लिखना हो तो आपने हैबर्स प्रोसेस अमोनिया पढ़ा हुआ है। हैबर्स प्रोसेस हम लोग अगर अमोनिया बनाने वाला देखें फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, इस प्रोसेस में नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैसेस से कराते हैं और उससे अमोनिया फॉर्म होता है। तो इस रिएक्शन में आयरन कैटलिस्ट लेते हैं और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर होता है। और ये रिएक्शन अराउंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंड अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वर्कआउट करती है। तो इस रिएक्शन में जो आयरन है वो कैटलिस्ट है और जो मोलिब्डेनम है वो कैटलिस्ट प्रमोटर है। तो मतलब अगर हम हैबर्स प्रोसेस में आयरन यूज करेंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन रेट बढ़ेगा। केवल मोलिब्डेनम यूज करोगे तो रिएक्शन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आयरन और मोलिब्डेनम एक साथ यूज कर दोगे तो इससे रिएक्शन रेट आयरन वाले रेट से भी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे जो मोलिब्डेनम है वो उस रिएक्शन का प्रमोटर है, कैटलिस्ट प्रमोटर है। समझ में आई बात? ऑल्दो करेंट टाइम में हमने इसका कैटलिस्ट चेंज किया हुआ है। पहले हम लोग आयरन कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम प्रमोटर यूज करते थे जो मैंने आपको एग्जांपल बताया। बट अगर पी ब्लॉक के एस्पेक्ट से बताएं तो करेंट टाइम में हम इसमें कैटलिस्ट की जगह पे हम लोग आयरन ऑक्साइड Al2O3 और K2O का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो
अगर पी ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये चीज लिखना चाहो फॉर अबव रिएक्शन, अभी आपका पी ब्लॉक की इंफॉर्मेशन है। नाउ इट इज आयरन ऑक्साइड Al2O3 और K2O used as a catalyst। अगर पी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में समझना है तो करेंट टाइम में हम लोग आयरन ऑक्साइड Al2O3 और K2O कॉम्बिनेशन को कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। तो ये कैटलिस्ट और कैटलिस्ट प्रमोटर का कॉम्बिनेशन ही डालना पड़ता है। बट अगर आपको एग्जांपल याद करना है कैटलिस्ट प्रमोटर का, तो हैबर्स प्रोसेस में आयरन और मॉलिब्डेनम कॉम्बिनेशन यूज करते थे। इसमें आयरन कैटलिस्ट है और मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट प्रमोटर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पहले से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कैटलिस्ट पॉइजन या फिर डीएक्टिवेटर। कैटलिस्ट पॉइजन और डीएक्टिवेटर। Write down these are the substances. These are the substances which decreases the activity of the catalyst. These are the substances which decreases the activity of the catalyst. These are the substances which decreases the activity of the catalyst, but alone they cannot catalyze a chemical reaction. But alone they cannot catalyze a chemical reaction. तो जैसे कैटलिस्ट प्रमोटर्स जो थे वो सरफेस एरिया को मोर रफ करके सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे, ये सरफेस एरिया को मोर स्मूथ करके सरफेस एरिया को कम कर देंगे। अगला केस देखेंगे, डीएक्टिवेटर्स makes the surface of catalyst more smooth. Deactivators makes the surface of catalyst more smooth. Deactivators makes the surface of catalyst more smooth, hence decreases effective surface area, which decreases activity of the catalyst. Which decreases activity of the catalyst. तो जैसे आप लोगों ने एग्जांपल अगर याद हो तो हम लोग एल्काइन का जब रिडक्शन कराते हैं लिंडास कैटलिस्ट से, तो लिंडास कैटलिस्ट में ये एल्कीन में रिड्यूस होता है, और अगर आपको बहुत प्रिसाइसली याद हो तो इससे एल्कीन बनती है। तो इस रिएक्शन में जो लिंडास कैटलिस्ट है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट और PaSO4 कैटलिस्ट पॉइजन होता है। तो अगर आपको लिंडास कैटलिस्ट मालूम होगा तो आप जानते होंगे इस चीज को। जो लिंडास कैटलिस्ट है ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। तो लिंडास कैटलिस्ट में जो है हम लोग पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करते हैं,
यहाँ पे BaSO4 और क्यूनोलिन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये आपका पॉइजन की तरह काम करता है। समझ में आया? पॉइजन की तरह काम करता है। तो देखो इसने कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम किया, तो जो कैटलिस्ट पहले पैलेडियम हाइड्रोजन जो वो एल्काइन को रिड्यूस करा के एल्केन तक ले जा सकता था, उसका रिडक्शन देखो एल्कीन पे रुक गया। तो उसने अपने कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करा दिया। समझ आया? तो इस रिएक्शन में जो पैलेडियम है वो कैटलिस्ट है और BaSO4 क्यूरोलिन जो है वो कैटलिस्ट पॉइजन है, या इसी को आप डीएक्टिवेटर भी बोल सकते हो। समझ आया? तो यहाँ पे अगर हम केवल BaSO4 क्यूरोलिन यूज करेंगे तो कैटलिस्टिक एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप केवल पैलेडियम यूज करोगे तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, बट पैलेडियम के साथ BaSO4 ऐड कर दिया तो पैलेडियम की जो एक्टिविटी थी वो कम हो गई। तो देखो यहाँ पे जो कंप्लीट रिडक्शन हो रहा था एल्काइन से एल्केन तक, वो रिएक्शन रेट स्लो डाउन कर गया। अब ये रिडक्शन देखो केवल एल्केन पे एल्कीन तक जाके रुक गया। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। ठीक है, तो मैंने आपको अलग अलग केसेस बताए। सबसे पहले पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, होमोजेनस कैटलिस्ट, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, उसके बाद ऑटो कैटलिस्ट, इंड्यूस कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एक्टिवेटर एंड कैटलिस्ट डीएक्टिवेटर्स ऑफ पॉइजंस। तो सारे केसेस एकदम सही से विद एग्जांपल लर्न करके रखना है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, क्लियर? अब अगले सेगमेंट पे आते हैं जिसमें हम लोग कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। और तो उसमें से ज्यादातर पोर्शन ऐसा है जो हम लोगों ने काइनेटिक्स में या इक्विलिब्रियम में अलग अलग जगहों पे पढ़ रखा है, तो फिर भी अगर आप इसको और फॉर्मली लिखना चाहते हो तो फटाफट लिखते हो। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट में देखो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि कैटलिस्ट जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के काइनेटिक्स को तो अफेक्ट करते हैं बट थर्मोडायनेमिक्स को अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को लिखिए यहाँ पर। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। Write down the title, characteristics of catalyst. Characteristics of catalyst. सबसे पहले पॉइंट पे लिखिए, catalyst affects the kinetics of a chemical reaction. Catalyst affects the kinetics of a chemical reaction. और kinetics of chemical reaction का मतलब होता है rate of reaction, rate constant and activation energy. ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी, तीन टर्म तो अफेक्ट कर रहा है लेकिन थर्मोडायनेमिक्स को अफेक्ट नहीं करते।
अगले पॉइंट पे लिखते हैं बट catalyst don't affect thermodynamics of a chemical reaction thermodynamics of chemical reaction मतलब position of equilibrium, equilibrium constant and enthalpy. तो कैटलिस्ट जो अफेक्ट करते हैं वो काइनेटिक्स पैरामीटर तो अफेक्ट करते हैं, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स नहीं अफेक्ट करते. So catalyst affects the kinetics of a chemical reaction, which is rate of the reaction, rate constant and activation energy. But catalysts don't affect thermodynamics of a chemical reaction, which is position of the equilibrium, equilibrium constant and enthalpy. तो कैटलिस्ट जो अफेक्ट करते हैं वो है रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी. और जो अफेक्ट नहीं करते हैं वो है इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एंथैल्पी. ये पॉइंट समझ में आया आपको? इसको ठीक से नोट कर लीजिए क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए. इक्वेशन से समझते हैं तो आपको पता है रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a e रेज पावर माइनस ए बाई आर टी होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो k इक्विलिब्रियम होता है दैट इज a e रेज पावर माइनस डेल्टा h बाई आर टी. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो एक्चुअली में रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाई बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है. अगर आप चाहो तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हो. तो उससे आप समझ सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी दोनों साइड में इक्वली चेंज होती है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, बाकी डिटेल आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है कि कैटलिस्ट ऐड करने से फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली कैटलाइज होती है. मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितना बढ़ता है बैकवर्ड रिएक्शन भी उतना ही बढ़ जाता है, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितना कम होता है बैकवर्ड रिएक्शन भी उतना ही कम हो जाता है. इसलिए कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एंथैल्पी को अफेक्ट नहीं करते. ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे लिखते हैं. ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर था जो आपने काइनेटिक्स में भी सिखाया है और इक्विलिब्रियम के अंदर आपने दोनों बिहेवियर सीख रखे हैं. काइनेटिक्स पैरामीटर काइनेटिक्स में सिखाया था, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स आपने इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ रखे हैं. तो इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा हुआ है कि कैटलिस्ट जो है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर एंथैल्पी को अफेक्ट नहीं करता. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर द रिएक्शन. मतलब कैटलिस्ट का जो अमाउंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता रिएक्शन में. अगर थोड़ा भी अमाउंट प्रेजेंट है कैटलिस्ट का दैट इज सफिशिएंट फॉर द रिएक्शन, क्योंकि वो बार बार रीयूज हो जाता है. अगले पॉइंट में लिखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर द रिएक्शन. अगले पॉइंट पे लिखिए ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस. On increasing surface area, activity of catalyst increases. On increasing surface area, activity of catalyst increases. On increasing surface area, activity of the catalyst increases.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, catalyst may participate in a chemical reaction, catalyst may participate in a chemical reaction but its concentration remains constant in a chemical reaction, क्योंकि कैटलिस्ट जितना रिएक्ट होता है उतना ही रिप्रोड्यूस हो जाता है रिएक्शन के एंड में। आपको याद होगा जब मैंने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाई थी आपको हाइटेक्स में, तो आपको बताया था कि H+ कैटलिस्ट में यूज होता है और वो फिर रिकवर हो जाता है। तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट H+ कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट बनी जाती है। तो कैटलिस्ट में पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन बट इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उसके बाद इक्विलिब्रियम की बात अभी आपको बताई थी। इन एन इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट अफेक्ट्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली। In an equilibrium, catalyst affects both forward reaction and backward reaction equally. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स एक्सटेंट ऑफ इट्स chemisorption. Activity of catalyst depends on its extent of chemisorption. Activity of catalyst depends on its extent of chemisorption. अगर इसका एग्जांपल देखना है तो राइट डाउन, लाइक फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, like for hydrogenation of alkene, group 5 to 11 are good catalyst. Like for hydrogenation of alkene, group 5 to 11 are good catalyst. Like for hydrogenation of alkene, group 5 to 11 are good catalyst. या अगर और बहुत प्रिसाइसली लिखना है तो ग्रुप 5 से 11 तक के जो मेटल्स होते हैं उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज करते हुए जाती है, but activity is higher for group 7 to 9 elements. But activity is higher for group 7 to 9 elements of periodic table. Like for hydrogenation of alkene, group 5 to 11 are good catalysts, but activity is higher for group 7 to 9 elements of periodic table. तो अगर आपको एग्जांपल याद हो तो देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 अगर एल्कीन का रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से तो उसमें प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, तो जितने भी मेटल कैटलिस्ट है सब यूज होते हैं। तो उसमें जो ग्रुप 7, 8, 9 वाले एलिमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा काउंट करी जाती है, तो इसीलिए पैलेडियम, प्लैटिनम, निकेल ये कॉमनली यूज होते हैं। अदरवाइज आप इस सीरीज में कोई भी मेटल कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। तो जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ केमिसॉर्प्शन हो पाएगा। ठीक है, इसका अगला पॉइंट लिखेंगे, राइट डाउन, कैटलिस्ट आर सिलेक्टिव फॉर देयर एक्शंस, catalysts are selective for their actions, catalysts are selective for their action,
catalysts are selective for their action. So with same reactants, different products are possible. So with same reactants, different products are possible using different catalysts. So with same reactants, different products are possible using different catalysts. जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें निकल कैटलिस्ट अगर यूज करोगे तो CH4 बनेगा। कॉपर जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 कैटलिस्ट यूज करेंगे तो मेथनॉल बनता है, और अगर कॉपर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन सेम रिएक्टेंट्स के साथ अलग अलग कैटलिस्ट के यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन की रिएक्शन करा के निकल कैटलिस्ट के साथ CH4 और वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन की रिएक्शन कॉपर जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 कैटलिस्ट के साथ मेथनॉल, और कॉपर कैटलिस्ट के साथ फॉर्मल्डिहाइड। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट कैटलिस्ट के साथ सेम रिएक्टेंट्स के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इज दैट ओके? नोट कर लीजिए, विल स्टॉप हियर। और उसके बाद कैटालिटिक एक्टिविटी कैसे होती है और कैटालिटिक रिएक्शन कैसे होती है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन आप कैटलिस्ट से रिलेवेंट जितने क्वेश्चंस आपके पैकेज में उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है।